मैं नवनीत श्रीवास्तव, स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जैसा कि इन शब्दों से विदित हो रहा है, कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी थीं, लेकिन उसने दोबारा अपने आप को स्थापित किया है। शीर्षक से ये तो विदित हो जाता है। यहाँ हमने लिखा है, कल हमने देखा था 1967 का दौर, 1967 का चौथा आम चुनाव। उस आम चुनाव में कांग्रेस को क्या हुआ था? चूंकि हम समझ चुके थे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को कांग्रेस का उत्तराधिकारी बनाया था और वो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इस दौरान भारत की सरकार को, भारतीय देश को, राष्ट्र को आर्थिक और सैनिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस समय हमारे यहाँ मॉनसून की असफलता के कारण कृषि का उत्पादन भी नहीं हुआ था, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी। इसी प्रकार धीरे धीरे इंदिरा गांधी शासन में अपनी जड़ें मजबूत बना ही रही थी कि 1967 में आम चुनाव आ चुके, लोकसभा का फिर से चुनाव होना था। चूँकि 5 वर्ष के लिए थी, जिसमें कुछ जवाहरलाल नेहरू रहे, कुछ लाल बहादुर शास्त्री रहे, बीच में गुलजारी लाल नंदा भी कार्यवाहक के रूप में रहे और अंत में 1 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं। तो इतना ज़्यादा वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, इतनी ज़्यादा वो परिपक्व नहीं थी कि 1 साल में एक आम चुनाव का सामना कर सकें। उनके सामने चुनाव आए, चुनाव में बहुत सारी समस्याएं, चूँकि इंदिरा गांधी के विरोधी भी थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। तो इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। इसी बीच समाजवादी जो लोग थे वो भी देश में समानता, दंगे, देश में विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेकर के कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने के लिए तत्पर थे, खड़े थे। इन सब बातों को देखते हुए ये सारे मुद्दे जो देश में थे, बेरोजगारी का भी था, भुखमरी का भी था, समानता का भी था, ये सारे मुद्दे जो थे, सांप्रदायिकता का भी मुद्दा था। इन सब मुद्दों को देखते हुए ये सारे मुद्दे देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकते थे, क्योंकि देश में दलीय प्रणाली थी और ये दलगत राजनीति से ये अलग नहीं रह सकते थे। किसी न किसी दल से ये शामिल थे। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और जो भी कांग्रेस के विपक्षी दल थे, जो सत्ता से बाहर होता है उसको विपक्षी दल कहा जाता है। चूंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो अन्य जो दल हैं वो विपक्षी दल कहलाएंगे। तो विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे, जनता का जहां विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व वो कर रहे थे, सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। मतलब कांग्रेस को इस बात पर ये दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस भी किया था कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही, यानी विरोधी पार्टियां सोच रही थी कि कांग्रेस के वोट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, मतलब विरोधी पार्टियों के वोट बंटने से कांग्रेस सत्ता पर पहुंच जाती थी, ऐसा विरोधी सोच रहे थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वोटों को जुटाने का प्रयास किया, किसी न किसी प्रकार से जनता के असंतोष को के साथ रहे, उसकी अगुवाई की, उसका नेतृत्व करने लगे, जिससे उनके वोट बढ़ जाए। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए। मतलब कांग्रेस पार्टी के विरोध में सारे वो दल हो गए जो कांग्रेस की विचारधारा से अलग थे, वो सब इकट्ठे हो गए, विपक्षी सब इकट्ठे हो गए, एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और जो विपक्षी दल थे कांग्रेस की विचारधारा से जो अलग थे वो एकजुट होकर के उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा बनाया, गैर कांग्रेसी एक मोर्चा बना लिया, कांग्रेस विरोधी एक मोर्चा बना लिया। तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। अब तो उन्होंने देख लिया कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक चल रही थी उस समय, वही मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी वाली। एक और दिक्कत आ गई थी इसमें कांग्रेस में, चूँकि
इंदिरा गांधी को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि ये अनुभवहीन है, ये हमसे ही सलाह लेंगी। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी सत्ता पर अपनी पकड़ बनाती जा रही थी, तो बड़े नेता भी कुछ इंदिरा गांधी से असंतुष्ट हो रहे थे। तो विपक्षियों ने देखा कि कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक हो रही है, उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लग गया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। समाजवादी जो नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने इस रणनीति को, यानी कांग्रेस को सत्ता से हटाने की जो रणनीति थी, उस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। यानी राम मनोहर लोहिया जी कहने लगे कि कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है। मतलब गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा राम मनोहर लोहिया जी ने। तो जितने भी गैर कांग्रेसी लोग थे वो सब एक साथ हो गए ताकि गरीबों को हक मिल सके। उन्होंने कहा हम सब एक साथ हो जाएंगे तो गरीबों को हक मिल सकेगा, लोकतंत्र को वापस भी ला सकते हैं, गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस ला सकते हैं। थोड़ा सा हम राम मनोहर लोहिया जी के पर प्रकाश डालेंगे। 1910 से 1967 तक समाजवादी नेता थे एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। मूल पार्टी के विभाजन के बाद, यानी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक, यानी ये पत्रकार भी थे। संपादक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, विचारधारा का संयोजन, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार। मतलब जब भी कांग्रेस से हट के बात होती थी तो रणनीति यही बनाते थे, पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत, इन्हीं ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की थी। और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। यानी केवल राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोला था। यहां हम बात करेंगे चुनावों का जनादेश। अब चुनाव का देखते हैं 1967 में चुनाव का जनादेश कहां जा रहा है। चुनाव का जनादेश उन्नीस के चुनाव में क्या हुआ? व्यापक जन असंतोष, जनता असंतुष्ट हो चुकी थी कांग्रेस से। राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण और जो विपक्षी राजनीतिक दल थे वो सब एकजुट हो चुके थे। इसी माहौल में लोकसभा और राज्यसभाओं के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए थे। किसके लिए? लोकसभा के लिए भी हुए थे और राज्य की विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी के महीने में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। यानी इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें नेहरू जी स्वयं उपस्थित थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस बगैर नेहरू जी के उपस्थिति के मतदाताओं से रूबरू हो रही थी, उनका सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। जब चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस को बहुत गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। बहुत सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक थे, राजनीति के बारे में अपने अपने विचार रखने वाले लोग होते हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि ये राजनीतिक भूकंप है। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, कांग्रेस को बहुमत तो मिला था, लेकिन केवल काम चलाऊ बहुमत था। बहुमत तो था, जैसे कोई विद्यार्थी पास तो हो जाए लेकिन केवल पास ही हो, परसेंटेज उसकी अच्छी ना बने, अच्छे लोगों में यानी कि एक रैंक अच्छी ना मिले उसको, तो पास होना तो हो जाता। तो कांग्रेस को जैसे तैसे बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उनको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। जो सीटें उनको मिलती थी, जो उनको मत मिलते थे, उसमें भारी गिरावट आई।
अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। कांग्रेस को अब से पहले ना कम वोट मिले थे इतने, ना इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री थे, वो आधे से ज़्यादा कम से कम चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु के कामराज, जो के कामराज थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उस समय। तो तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के के.वी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। मतलब इतने इतने बड़े राजनीतिक दिग्गज थे, इनको पराजित होना पड़ा था। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। यानी यहाँ कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री भी हार गए थे और बहुत ज़्यादा सीटें इनको नहीं मिली थी। बहुमत जरूर मिल गया था, लेकिन सीटें आशा के अनुरूप नहीं मिली थी। अब बात करते हैं राज्यों की विधानसभाओं की। तो राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। यानी भारत में जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनमें कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी और जो 2 अन्य राज्य थे, यहाँ दल बदल की स्थिति बनी। दल बदल का मतलब होता है जब एक नेता अपने दल को बदलकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता, तो इसको दल बदल की राजनीति कहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ही पहले एक दल से दूसरे दल में पहुंच जाया करते थे, अब ऐसा नियम नहीं है। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। मतलब कांग्रेस 7 राज्यों में तो कांग्रेस हार ही गई थी, वहां तो कांग्रेस की सत्ता नहीं आई थी। 2 और ऐसे राज्य थे जहां दल बदल के कारण वहां भी नहीं बना पाई। नहीं, कुल मिलाकर के भारत के 9 राज्यों में 67 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, वे राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के में थे। मतलब जो 9 राज्य थे वो ऐसे नहीं थे कि केवल एक हिस्से में पश्चिम भारत में हो या पूर्वी भारत में हो, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, बल्कि वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से थे। कोई पश्चिम का था, कोई उत्तर का था, कोई दक्षिण का था, कोई मध्य प्रांत का था। मतलब अलग अलग राज्यों में इसका संदेश ये जा रहा था कि पूरे भारत में अब कांग्रेस का विरोध होने लगा है। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही थी। 1967 के चुनाव में मद्रास प्रांत, जिसको अब तमिलनाडु कहा जाता है, ये तमिलनाडु प्रांत में एक नई पार्टी थी जिसका नाम था इसका नाम था द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम। ये पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम, इसको शॉर्ट में DMK कहा जाता था, हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। इसने वहां सत्ता में आने के लिए इसके पास मुद्दा था हिंदी विरोधी, हिंदी भाषा वालों का विरोध करो, और ये सत्ता में वहां आ गई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। यानी मद्रास प्रांत के लोग, ये छात्र ये विरोध कर रहे थे कि हमारे ऊपर ऐसा ना हो, सरकार हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोप दे। और DMK ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेसी राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। मतलब क्या बात आती है यहाँ पे, चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। पहली बार गैर कांग्रेसी राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था। और वह समय क्या कहा जाता था,
इन 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए, हावड़ा मतलब कलकत्ता जाने के लिए, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में ही है ना, तो दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए, हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, तो हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठूं तो एक ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? लोगों ने तो कांग्रेस को सत्तासीन देखा था, सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस को देखा था, लेकिन अब उनके लिए ये नया अनुभव था कि दिल्ली से हावड़ा तक अगर आप जाना चाहते हो ट्रेन से, तो एक भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहां कांग्रेस की सत्ता हो। अब बात करते हैं हम गठबंधन की। गठबंधन 1967 के चुनावों के गठबंधन की परिघटना सामने आई। यानी 1967 में चुनाव के बाद पहली बार भारतीय राजनीति में गठबंधन जैसा कोई शब्द आया था। राजनीतिक गठबंधन जैसा पहली बार शब्द भारतीय राजनीति में आया था 67 के चुनाव में। इससे पहले कभी कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं हुआ था। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। यानी किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं मिला था, कुछ विधायक इनके थे, कुछ इनके थे, तो उन्होंने एकजुट होकर के जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थीं उन्होंने एक गठबंधन बना लिया और संयुक्त रूप से उन्होंने सरकार बनाई, मिलजुल करके सरकार बनाई। इसको मिली जुली सरकार भी कहा जाता था। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मतलब अलग अलग पार्टियां थी तो अलग अलग विचारधारा, पार्टी का मतलब एक विचारधारा ही होती है, तो अलग अलग इनकी विचारधाराएं थी। अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ जब आ गए थे तो कितने दिन तक ये साथ रहते, ये तो कल्पना करना होगा और भविष्य बताएगा हमको। एक दूसरे से भिन्न भिन्न इनकी विचारधारा थी। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थीं। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। पंजाब में जब सरकार बनी तो 2 आपस में हमेशा विरोध में रहते थे। अकाली दल, संत ग्रुप थे और दूसरी तरफ कौन थे? मास्टर ग्रुप शामिल थे। यानी अकाली दल में 2 संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे, जो दोनों आपस में विरोधी थे, लेकिन एक साथ आज हो गए कांग्रेस को पद से हटाने के लिए। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। थोड़े थोड़े विधायक इन दलों के बीच में शामिल थे। देखिए यहां एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश का कार्टूनिस्ट का नजरिया देखिए। कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। इस पर 1, 2, 3 यानी कि बीकेडी और उत्कल कांग्रेस, एसएसपी, बीकेएस, एलडी और पीछे कौन है, ये इस प्रकार से इस पर नेता बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये लोग अपने अपने पीछे बैठे हुए हैं। पीछे वाले जो है पहिया लगे हैं, बीच वाले एक आगे पहिया है, एक पीछे पहिया है, बीच वाले साइकिल चला रहा है जिस पर चेन चढ़ी हुई है और बीच से आवाज आ रही है कीप राइट, केवल दाएं ही रहो, नो लेफ्ट टर्न, बायां टर्न मत लेना, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सब लोगों की सरकार है, अगर टर्न लोगे तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा एक कार्टूनिस्ट ने हमें बताया है।
इसके बाद अब दल बदल प्रारंभ होगा, इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। नमस्कार।